हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूज इंजस्ट अकेडमी। माय नेम इज वाईके रस्तोगी। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बेंडिंग इक्वेशन को पूरी तरीके से चैप्टर को हम लोगों ने खत्म कर लिया था। लास्ट जो टॉपिक था फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी और मैंने आपको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का जो सिग्निफिकेंस बताया था, ठीक है, कि क्या सिग्निफिकेंस होता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का, उसके बारे में बात की थी। और सेक्शन मॉडुलस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। बीम के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस के लिए सेक्शन मॉडुलस को हम लोगों ने डिराइव करके रख लिया है, ठीक है। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शैफ्ट्स। टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शैफ्ट्स। तो ये जो सर्कुलर शैफ्ट्स है यही आपके कोर्स में है, नॉन सर्कुलर शैफ्ट्स जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शैफ्ट्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शैफ्ट की। शैफ्ट क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कभी शैफ्ट के बारे में बात नहीं की। बीम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे शैफ्ट के बारे में, शैफ्ट क्या होता है। तो आपको पता है कि शैफ्ट जो है आपने कई जगह देखी होगी। अगर आप कभी गेहूं पिसवाने के लिए चक्की पे गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर एक शैफ्ट होती है, एक सेंट्रल शैफ्ट होती है जिसके ऊपर बहुत सारी पुलीज माउंट होती हैं। और जो चक्की वाला होता है वो उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो मशीन्स होती हैं उसके पास में उनको ऑपरेट करता है, तो वो भी एक शैफ्ट हो गई, ठीक है। कई जगह आपने शैफ्ट को देखा होगा। तो शैफ्ट होता क्या है बेसिकली, ये एक मैकेनिकल मेंबर है। आपने मशीन्स में देखा होगा तो मशीन का कोई मेंबर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल मेंबर कहते हैं। तो शैफ्ट मे बी डिफाइंड एज अ मैकेनिकल मेंबर ऑफ ए मशीन which transmits motion as well as power when it rotates। देखिए शाफ्ट अगर रुका हुआ है तो ये कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करेगा, कोई भी चीज ट्रांसमिट नहीं करेगा। जब ये रोटेट करेगा तभी ये मोशन भी ट्रांसमिट करेगा और तभी पावर भी ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस वर्ड का लास्ट में जो मैंने वर्ड बोला है उस वर्ड का बोलना बहुत जरूरी है। शाफ्ट मे बी डिफाइंड एज a mechanical member of a machine which transmits motion as well as power when it rotates। ठीक है, एक शाफ्ट जब घूमता है तो ये गति को भी ट्रांसमिट करता है और मोशन को भी ट्रांसमिट करता है। देखिए यहाँ पर बात सिर्फ ट्रांसमिशन की है, ट्रांसफॉर्म की बात नहीं करी जा रही है। हम किसी तरीके से मोशन को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तरह के मोशन को दूसरी तरह के मोशन में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। जो रोटरी मोशन है वही मोशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है। तो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, ये हुआ ट्रांसमिट। और ट्रांसफॉर्म का मतलब हुआ कि उसका रूप बदल देना, रूपांतरित कर देना। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से मोशन को चेंज नहीं किया जा रहा, मोशन को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा रहा है, मोशन को सिर्फ क्या किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, ठीक है। तो एक बार डिफिनीशन फिर से सुनिए। शाफ्ट इज अ मैकेनिकल मेंबर ऑफ ए मशीन विच ट्रांसमिट्स मोशन एज वेल एज पावर व्हेन इट रोटेट्स। तो आई थिंक क्लियर होगा शाफ्ट के बारे में। एक बार डिफिनीशन लिख लेते हैं। It is a mechanical member of a machine which transmits motion as well as power when it rotates। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो मोशन को ट्रांसमिट करेगा, एक पावर को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। और ये सिर्फ ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर शाफ्ट रुकी हुई है
तो वो कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करेगी, ना मोशन को ट्रांसमिट करेगी, ना पावर को ट्रांसमिट करेगी, वो सिंपली रुकी हुई है, कुछ भी नहीं, कोई भी वर्क उससे नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज ए डेड सैफ्ट। ठीक है, लाइव सैफ्ट जो होगी, जो चल रही सैफ्ट होगी, वही मोशन को भी ट्रांसमिट करेगी, वही पावर को भी ट्रांसमिट करेगी। और यहाँ पर सिर्फ ट्रांसमिशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक मशीन से पावर जनरेट हो रहा है, उसे हम लोग सोर्स कहेंगे। और जहां पर पावर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, जहां पर पावर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, वहां तक उस पावर को क्या किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, सोर्स जहां पर पावर प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से जहां पर पावर कंज्यूम हो रहा है, उन उन पॉइंट्स को ट्रांसमिशन का काम करता है सैफ्ट। उन पॉइंट्स के बीच में पावर का ट्रांसमिशन या मोशन के ट्रांसमिशन का काम करता है। ठीक है, मोशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, रोटरी मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वही रोटरी मोशन जो है वो कंज्यूम भी किया जा रहा है। तो मोशन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। नाउ ये तो बात हो गई कि सैफ्ट की। अब हम लोग सर्कुलर का मतलब हम लोग जानते हैं, सर्कुलर का मतलब होता है वृत्ताकार। ठीक है, सर्कुलर का मतलब होता है वृत्ताकार। ठीक है, तो जो भी वृत्ताकार या सर्कुलर जो सैफ्ट होंगी, उनके टॉर्सन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। तो इस टर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, सैफ्ट क्या होती है, सर्कुलर का मतलब सिंपल है, और एक टर्म ये आ रहा है टॉर्सन। हमेशा इस चीज पर ध्यान दीजिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं, जो चीज आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक के अंदर जो चीजें आएंगी वो तो सेकेंडरी हैं, बट हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, हमारा अपना माइंड मेकअप क्या है, कि हम क्या सिर्फ ये मान के पढ़ रहे हैं कि ये एसएससी जेई का सिलेबस है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। नहीं, सबसे पहले समझिए कि टॉर्सन ऑफ सर्कुलर सैफ्ट में जो टॉपिक का नाम है, इसमें टॉर्सन का क्या मतलब है, सर्कुलर का क्या मतलब है, सैफ्ट का क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद में टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे टॉर्सन, और टॉर्सन से पहले हम लोग बात करते हैं टॉर्क की। हालांकि टॉर्क पे एक बार हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, तो अभी फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, जब एक बार टॉर्क हम लोग समझ लेंगे तो उसके बाद में फिर हम लोग टॉर्सन पे बात करेंगे। तो टॉर्क क्या होता है, देखिए, टॉर्क हो या मोमेंट हो, both are the rotating effect, both are the rotating effect produced by the force। किसी वस्तु के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर बल लगाकर उसमें रोटेटिंग इफेक्ट या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना, ये मोमेंट भी यही कहलाता है, और यही बात टॉर्क भी कहलाती है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि एक में जो, देखिए, फोर्स, आप पता है, फोर्स अगर बेसिकली हम लोग देखें तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स दो तरह के होते हैं। फोर्स को किसी बॉडी के ऊपर नॉर्मली भी लगाया जा सकता है, मतलब परपेंडिकुलर लगाया जा सकता है, और उसे टेंजेंशियली लगाया जा सकता है, मतलब स्पर्शीय लगाया जा सकता है। तो जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स नॉर्मली लगाते हैं, नॉर्मल फोर्स लगाकर उसे रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं हमने बॉडी में फोर्स के द्वारा एक मोमेंट प्रोड्यूस किया। हमने क्या किया, मोमेंट प्रोड्यूस किया। और उस मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हो जाती है मोमेंट के लिए। दूसरा ये कि अच्छा, जैसे कि ये मान लीजिए, सपोज करिए कि ये आपका मतलब कोई बॉडी है, ये मैंने यहाँ पर इसको हिंज करके रखा हुआ है, इस पॉइंट पर मैंने हिंज कर रखा है। सो दिस इज द एक्सिस, ये जो है ये एक्सिस है। अगर आप यहाँ पर मेरी फिंगर में एक पिन डाल दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, तो ये एक्सिस हो जाएगी। अब अगर इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और इसको मैं रोटेट करता हूँ, इसको रोटेट करवा देता हूँ, तो ये तो हो गया क्या, मोमेंट। ये क्या हो गया, मोमेंट। ये हो गया मोमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं मोमेंट। क्लियर है। अब सपोज करिए कि हमने इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पर हमने पकड़ा हुआ है। अब हम इसके ऊपर अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, तो ये जो सैफ्ट है या ये जो बॉडी है, ये अपने एक्सिस के अलोंग क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है, अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करने लगती है।
अपने एक्सिस के अलोंग क्या करती है, रोटेट करती है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक्सिस तो ये है, एक्सिस जो है वो इसकी ये है और ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सिस है और जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो परपेंडिकुलर हैं, वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब हम लोग टॉर्क जब हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, तो जब टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है। तो यही बेसिक डिफरेंस है मोमेंट में और टॉर्क में। टॉर्क और मोमेंट अगर दोनों देखा जाए तो बल के द्वारा वस्तु के ऊपर उत्पन्न घूर्णीय प्रभाव, टर्निंग इफेक्ट जो होता है वो कहलाता है मोमेंट या फिर टॉर्क, ठीक है। बस दोनों में अलग चीज क्या है, नेचर ऑफ फोर्स का अलग अलग चीज है। एक में हम नॉर्मल फोर्स लगाकर बॉडी के ऊपर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और एक में हम टेंजेंशियल फोर्स लगाकर बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो ये दो चीजें हैं। और जो टेंजेंशियल फोर्स लगाकर जब हम बॉडी में कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो कहलाता है टॉर्क। और जो टॉर्क होता है उसकी जो डिफिनीशन होती है या उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मोमेंट के केस में लेते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है कि आपने कितना फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट। किसी शाफ्ट के ऊपर आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाकर उसे रोटेट करा दिया, ठीक है, तो फोर्स इनटू रेडियस ऑफ शाफ्ट जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है टॉर्क, ठीक है। और किसी भी शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए आपको टॉर्क का यूज करना पड़ता है, आपको टॉर्क उसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है, जो टॉर्क होता है वो, जैसे ये शाफ्ट है तो ये मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूँ, ये शाफ्ट है और ये आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया हुआ है F और ये जो है इसका सेंटर है, दिस इज द रेडियस R। तो इस पर जो टॉर्क आएगा T, दैट विल बी F इंटू R, ये टॉर्क की वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो शाफ्ट होगी ये इस डायरेक्शन में क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी, एंगुलर मोशन इसमें होने लगेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है टॉर्क। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे टॉर्सन की, स्टेट ऑफ टॉर्सन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। टॉर्सन से पहले आप मुझे ये बताएंगे कि क्या कभी, आजकल नई पीढ़ी के लोग हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी कोड़े वाला कोई गेम खेला है या नहीं खेला है। हमारे बचपन में बड़ा खेला जाता था, कोड़ा बनाया जाता था। कोड़ा मतलब होता है कि एक कपड़ा आपने ले लिया, चाहे आपने एक अंगोछा ले लिया या बेडशीट ले लिया, कोई भी एक ऐसा लंबा सा कपड़ा ले लिया और दो लोग जो है उसको दोनों एंड से जो लेंथ के अलोंग जो दोनों एंड होते हैं उस एंड पर पकड़ते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में उसे ट्विस्ट किया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में उसे ट्विस्ट किया जाता है। उस ट्विस्टिंग की वजह से वो कपड़ा जो है वो उसमें मरोड़ उत्पन्न हो जाता है और वो एक कोड़े का रूप ले लेता है, ठीक है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि क्या आपने कभी कोड़ा बनाया है या देखा है, ठीक है। या एक दूसरा भी एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, टॉफी, अभी आजकल तो पाउच में आने लगी है टॉफीज, लेकिन अभी भी कुछ टॉफीज ऐसी होती है ना जिसमें दोनों तरफ जो है ना ट्विस्ट किया रहता है, ठीक है। तो क्या आपने वो देखा है, कोई टॉफी आपने ऐसी देखी है जिसमें दोनों तरफ से ट्विस्टिंग होती है। जैसे इस तरह से टॉफी आती थी पहले और ये इस तरीके का रैपर रहता था, इस तरह से ये ट्विस्ट रहता था, दोनों तरफ इस तरीके से ट्विस्टिंग रहती थी, इसमें ये भी ट्विस्ट रहता था। तो कुछ इस तरीके का आपने देखा है, कभी नहीं देखा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ये तो उसकी बात है। जनरेशन्स बदलती हैं, चीजें बदल जाती हैं, है ना। हम लोगों में से हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने रेडियो के बारे में सुना हो या रेडियो सुना हो, कभी आपने रेडियो देखा भी हो, लेकिन अभी जो आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए रेडियो का मतलब ही नहीं रह जाएगा, उन्होंने रेडियो कभी देखा ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो ऑब्सोल्यूट हो चुका है, मार्केट से गायब हो चुका है।
उसका जो यूटिलिटी है वो रह नहीं गया है, हमारे मोबाइल में ही इतने फीचर्स आ गए हैं कि हमें उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे रहें। टॉर्सन, टॉर्सन क्या कहते हैं? तो देखिए, जब किसी शाफ्ट के ऊपर शाफ्ट के दोनों एंड्स पर इक्वल और अपोजिट टॉर्क लगाया जाता है, तो हम इसे कहते हैं कि शाफ्ट इन ए स्टेट ऑफ टॉर्सन। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ टॉर्सन? टॉर्सन की अवस्था क्या होती है? जब शाफ्ट के दोनों सिरों पर इक्वल और अपोजिट टॉर्क लगाया जाता है तो हम कहते हैं कि शाफ्ट जो है वो टॉर्सन की अवस्था में है। ठीक है। तो एक बार डिफिनीशन लिख देता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। A shaft is said to be in a torsion state of torsion if two equal and opposite torque is applied at both the ends। जब दोनों सिरों पर इक्वल और अपोजिट टॉर्क लगाया जाता है तो हम कहते हैं कि हमारी जो शाफ्ट है दैट इज इन ए स्टेट ऑफ टॉर्सन। वो किस में है? टॉर्सन की अवस्था में है। ठीक है। जैसे ये शाफ्ट है तो आप इधर से अगर क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहे हैं तो इधर से आप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएंगे, इधर से क्लॉकवाइज और इधर से एंटी क्लॉकवाइज। हालांकि ये यहाँ पर इसमें लग नहीं पाएगा, आपको विजिबल नहीं होगा, बस खाली आप ये समझ लीजिए कि अगर हम इस तरीके से, हमारी एक शाफ्ट है तो इधर अगर आपने क्लॉकवाइज टॉर्क लगाया हुआ है तो इस तरफ आप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएंगे और ये दोनों टॉर्क जो होंगे ना वो इक्वल होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ऐसी शाफ्ट को हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ टॉर्सन। हम इसे कहते हैं कि ये जो शाफ्ट है ये टॉर्सन की अवस्था में है। ये किसमें है? टॉर्सन की अवस्था में है। क्लियर है? ये जो टॉर्सन की अवस्था है इसे एक तरह से और प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब हम इसे एक तरह से और भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम शाफ्ट का एक सिरा फिक्स कर दें, अगर हम शाफ्ट का एक सिरा जो है उसे फिक्स कर दें और दूसरे सिरे के ऊपर अगर हम टॉर्क लगाएं, इस तरह से टॉर्क अगर हम लोग दूसरे सिरे के ऊपर लगा रहे हैं तो ये जो फिक्स सिरा है वो इस टॉर्क को रजिस्ट करेगा, मतलब, और यहाँ पर इसी के बराबर और अपोजिट एक टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। और इसे भी हम लोग कहेंगे स्टेट ऑफ टॉर्सन। तो या तो आप ये कह सकते हैं और या ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर एक शाफ्ट को एक एंड पर फिक्स कर दिया जाए और उसके दूसरे एंड पर एक टॉर्क लगाया जाए तो भी हम कहेंगे कि द शाफ्ट इन ए स्टेट ऑफ टॉर्सन। शाफ्ट जो है वो टॉर्सन की अवस्था में है। ठीक है। ये भी कह सकते हैं, ये डिफिनीशन में है, किसी शाफ्ट के दोनों सिरों पर इक्वल और अपोजिट टॉर्क लगाया जाए तो हम उसे टॉर्सन की अवस्था में कहेंगे, या फिर अगर शाफ्ट के एक सिरे को फिक्स कर दिया जाए और दूसरे सिरे के ऊपर टॉर्क लगाया जाए तो इसे भी हम लोग टॉर्सन की अवस्था में कहेंगे। तो क्लियर हो गया होगा कि शाफ्ट किसे कहते हैं, टॉर्क किसे कहते हैं, टॉर्क और मोमेंट में क्या डिफरेंस है, और टॉर्सन की अवस्था किसे कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अगर आपको इनमें कोई डाउट हो। ठीक है। उसके बाद में फिर कुछ और टॉपिक लिया जाए आगे। एक बार कमेंट करके बताइए ये जो चीजें हैं ये आपने
ठीक है। तो अभी हम लोग जो है, जैसे कि हम लोगों ने बेंडिंग इक्वेशन पढ़ा था, तो बेंडिंग इक्वेशन में हम लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन को डेराइव करने से पहले कुछ एजम्पशंस पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने प्योर बेंडिंग क्या होता है, तो प्योर बेंडिंग का कंडीशन जाना था। उसके बाद में फिर बेंडिंग इक्वेशन के लिए दो तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले एजम्पशंस पढ़े थे, फिर उसकी थियोरी पढ़ी थी, और उसके बाद में फिर उसका प्रूफ किया था। यहाँ पर क्या है, जैसे बेंडिंग इक्वेशन थी वैसे ही एक टॉर्सन इक्वेशन भी हमें डेराइव करनी रहेगी यहाँ पर। तो टॉर्सन इक्वेशन को डेराइव करने से पहले भी कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं, तो उन एजम्पशंस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए। टॉर्सन इक्वेशन, तो टॉर्सन इक्वेशन में सबसे पहले कुछ एजम्पशंस हम लोग बात करेंगे। एजम्पशंस मैं इस बार जो है एजम्पशंस आपके लिए यहाँ पर एक सॉफ्ट कॉपी में लेकर आया हूँ। अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे टॉर्सन की। ठीक है, थ्योरी ऑफ टॉर्सन, और उसके बाद में हम लोग इसका डेरिवेशन पार्ट करेंगे। जो टॉर्सन इक्वेशन का जो प्रूफ है या फिर डेरिवेशन पार्ट है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, एजम्पशंस में देखिए, थ्योरी ऑफ टॉर्सन में कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं, और ये जो एजम्पशंस हैं वो क्या है। सबसे पहला एजम्पशन है, द मटेरियल ऑफ शाफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। जो मटेरियल है, शाफ्ट का जो मटेरियल है, दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दैट मीन्स होमोजीनियस, दैट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो पहला एजम्पशन तो बहुत ही क्लियर है। सेकेंड है, द ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कि ये आपकी शाफ्ट है, ये आपकी शाफ्ट है, और यहाँ पर मैं एक लाइन यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ, इस लाइन को कंसीडर कर लेता हूँ। इस सिरे को अगर मैं फिक्स कर दूंगा, इस सिरे को मैं अगर फिक्स कर दूंगा, और इधर मैंने कोई टॉर्क लगाया है, तो इस टॉर्क की वजह से देखो ये वाला पॉइंट तो कहीं भी मूव करके नहीं जाएगा। ये अगर लाइन में ए बी लाइन ले लेता हूं, तो ये ए पॉइंट कहीं मूव करके नहीं जाएगा, बी पॉइंट जरूर मूव कर जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, टॉर्क की वजह से क्या होगा, ट्विस्टिंग होगी। तो ये जो लाइन होगी ये एक तरह से इस तरह से बन जाएगी लाइन, और ये पॉइंट बी पॉइंट पहुंच जाएगा बी डैश पर। तो ये जितने भी पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट हैं, ये सेम एंगुलर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेंगे। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इनका वो सेम है। देखिए ये एंगल जो है ना, वो सभी के लिए ये वाला जो एंगल है ये सेम है। तो बस इसी बात को वो कह रहा है कि जो ट्विस्ट हो रहा है शाफ्ट में, दैट इज यूनिफॉर्म ट्विस्ट, दैट इज यूनिफॉर्म ट्विस्ट। उसके बाद में कह रहा है कि द शाफ्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन। तो ये हम लोग लेके ही चलेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन की शाफ्ट है। ठीक है, किसी भी तरीके का टेपरिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, सभी जगह डायमीटर या रेडियस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल या सर्कुलर सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विच वर प्लेन या विच आर प्लेन बिफोर ट्विस्ट रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्ट। तो इस चीज को समझिए, जैसे कि ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट का ये वाला जो सिरा है, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जब हम लोग ट्विस्ट करेंगे इसे, तो ट्विस्ट करने के बाद में ये सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन के ऊपर रहने चाहिए। तो इसी बात को ये कह रहा है कि जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो प्लेन रहने चाहिए। ट्विस्टिंग से पहले जैसे प्लेन थे, ट्विस्टिंग के बाद भी प्लेन रहने चाहिए। नाउ ऑल रेडियाई विच आर स्ट्रेट बिफोर ट्विस्ट रिमेन स्ट्रेट आफ्टर ट्विस्ट। जितनी भी रेडियाई हैं, देखिए रेडियाई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल फॉर्म है। जैसे ये शाफ्ट है, तो ये जितनी भी मैं बना रहा हूँ ये सारी क्या है, रेडियसेस हैं। सभी क्या है, रेडियस, ऑल आर रेडियस। जब आप इसको ट्विस्ट करोगे, ये तो मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है, ये सेंटर हो गया, ये सारी रेडियाई हो गई, सभी रेडियस हैं। ठीक है,
जब आप इसको ट्विस्ट करोगे इस तरह से, जब ये ट्विस्ट करेगा तो ये बी पॉइंट मूव कर जाएगा, यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगा। सपोज करो ये बी पॉइंट है, ये तो मूव करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये वाली जो रेडियस है, इस वाली रेडियस के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इधर मूव कर जाएंगे इस वाली रेडियस पर। तो ये पहले भी स्ट्रेट थी और बाद में भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट ही रहेगी। तो यही बात को वो कह रहा है कि ऑल रेडियाई विच आर स्ट्रेट बिफोर ट्विस्ट रिमेन स्ट्रेट आफ्टर ट्विस्ट। देखिए आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि डेरिवेशन में इसका कोई यूज नहीं होने वाला है, डेरिवेशन एक अपना अलग तरीके से चलेगा। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि एजम्पशंस आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेई में, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, या अगर सब्जेक्टिव में आता है और उसने आपसे कहा कि स्टेट द एजम्पशंस मेड इन द मेड while deriving torsion equation and then derive torsion equation, तो आपको पहले एजम्पशन लिखने पड़ेंगे, 5 नंबर का ये होगा और अगले 10 नंबर में आप टॉर्सन इक्वेशन को डेराइव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी अगर आप देखेंगे ना तो डेरिवेशन में इन पॉइंट्स का कोई विशेष ऐसा योगदान नहीं है। तो एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा, याद रखिएगा इनको। ठीक है, बाकी डिक्टेट कर दिया है। पहला एजम्पशन है वो मटेरियल के होमोजीनियस के लिए कह रहा है कि जो मटेरियल ऑफ शाफ्ट है दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्विस्ट जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। शाफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन की होनी चाहिए, और जो क्रॉस सेक्शन है शाफ्ट के वो ट्विस्टिंग के पहले भी प्लेन है और ट्विस्टिंग के बाद भी प्लेन रहने चाहिए, और जितनी भी रेडियाई हैं वो पहले भी स्ट्रेट है और बाद में भी क्या रहेंगी, स्ट्रेट ही रहेंगी। तो ये आपका पूरा एजम्पशंस हो जाता है। ठीक है, पिछली बार मैंने बेंडिंग में एजम्पशंस जो है वो यहाँ पर नोट डाउन किए थे। अब इतनी अच्छी राइटिंग तो नहीं आ पाएगी जितना अच्छा ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थ्योरी ऑफ टॉर्सन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर ले रहा हूँ थ्योरी ऑफ टॉर्सन। और साथ ही साथ हम लोग प्रूफ भी यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, जो टॉर्सन इक्वेशन का जो प्रूफ है उसे भी साथ में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक शाफ्ट है और इस शाफ्ट को एक सिरा जो है वो हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। एक सिरा जो है इसका फिक्स कर लिया है, शाफ्ट का एक सिरा हम लोगों ने इसको फिक्स कर लिया है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आगे। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू। ये जो है दिस इज द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, ये जो है शाफ्ट की एक्सिस है। ठीक है, ये सेंटर हो गया, शाफ्ट का सेंटर हो गया। इसकी जो डायमीटर है उसे हम लोगों ने डी ले लिया है, इसकी डायमीटर को हम लोगों ने डी एज्यूम किया है। शाफ्ट की जो लेंथ है उसे हम लोगों ने एल लिया हुआ है, शाफ्ट की लेंथ को एल लिया हुआ है। टॉर्सन के स्टेट में लाने के लिए हमने इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म टॉर्क टी जो है वो अप्लाई किया है, एक टॉर्क अप्लाई किया है टी। ठीक है, जब आप टॉर्क अप्लाई करोगे तो ये जो फिक्स एंड है यहां पर इक्वल और अपोजिट टॉर्क जो होगा वो जनरेट हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट टॉर्क जो है वो जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट होगा आपका किसकी अवस्था में आ जाएगा, टॉर्सन की अवस्था में आ जाएगा। जब किसी शाफ्ट के दोनों सिरों पर इक्वल और अपोजिट टॉर्क लगाया जाता है तो हम उस शाफ्ट को कहते हैं कि द शाफ्ट इन ए स्टेट ऑफ टॉर्सन, शाफ्ट टॉर्सन की अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरेटर लाइन लेनी पड़ेगी, तो मैं अलग कलर से ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ये जो एक्सिस है इसी को मैं एक जनरेटर लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये लाइन मैंने ले ली है ए बी लाइन। ठीक है, ये जो बी पॉइंट है ये यहां पर भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, दिस बी पॉइंट विल आल्सो सीन हेयर। ये आप कहेंगे कैसे,
तो देखिए, अगर ये पेन है ना, अगर ये मार्कर या पेन है, अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन खींचता हूं, ऐसे यहाँ पर एक लाइन खींचता हूं, तो दैट लाइन इज विजिबल ओवर हेयर, है ना, एक पॉइंट ही नजर आएगा लेकिन वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, बी पॉइंट। ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग सी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट की क्या है, रेडियस है। जब हम इसे ट्विस्ट करेंगे तो ट्विस्ट करने पर ए पॉइंट कहीं भी मूव नहीं करेगा, बी पॉइंट जो है वो मूव कर जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा, बी डैश पर मूव कर जाएगा, ठीक है। और चूंकि ए से लेकर बी तक जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ट्विस्ट करेंगे और सेम ट्विस्ट करेंगे, क्योंकि एजम्पशन में हमने माना हुआ है कि जो ट्विस्टिंग हो रही है वो कैसी ट्विस्टिंग हो रही है, यूनिफॉर्म ट्विस्टिंग हो रही है। तो ये जो जनरेटर लाइन थी, ये पहले भी स्ट्रेट है और बाद में भी कैसी रहने वाली है, स्ट्रेट रहने वाली है। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल कहलाएगा फाई। फाई का मतलब होता है शियर स्ट्रेन। तो एक बार याद करिए कि शियर स्ट्रेस जो होता है, जो शियर स्ट्रेस होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन शेप। और यहां पर क्या साइज में कोई चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेंथ जितनी है उतनी ही है, डायामीटर जितनी है उतनी ही है। बस किस चीज में परिवर्तन हो रहा है, आकृति में परिवर्तन हो रहा है। और अगर आकृति में परिवर्तन होता है तो उसके लिए जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्ट्रेस होता है शियर स्ट्रेस, ठीक है। और शियर स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन बॉडी में डेवलप होता है उसी को हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेन। तो जब कभी भी आप किसी चीज को ट्विस्ट करते हो तो उसमें सरफेस पे डिफॉर्मेशन होते हैं। ट्विस्टिंग जो है वो आपको सरफेस डिफॉर्मेशन के तौर पर नजर आती है, ठीक है। और हम कहते हैं कि हमारा जो शेप है ना वो बिगड़ गया, जो शेप था वो बिगड़ गया। साइज पर कोई परिवर्तन नहीं आता है, शेप परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे बी पॉइंट मूव करके यहां पे पहुंच गया, वैसे ही ये वाला बी पॉइंट भी मूव करके यहां पर पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा बी डैश, ठीक है। ये जो रेडियाई थी, बी से लेकर सी तक जितने भी पॉइंट्स थे जो इस स्ट्रेट लाइन पे थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स मूव कर जाएंगे और इस स्ट्रेट लाइन पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि एजम्पशन में ये भी कहा गया है कि जितनी भी रेडियाई हैं वो ट्विस्ट से पहले भी स्ट्रेट थी और ट्विस्ट के बाद भी क्या रहने वाली हैं, स्ट्रेट ही रहने वाली हैं, ठीक है। तो यहां पर जितना एंगल मूव किया वो कहलाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा जो है वो कहलाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। आपने कितना ट्विस्ट किया, ठीक है, आपने इसे कितना ट्विस्ट किया, ठीक है। तो ये कहलाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्लियर है। तो अब हम लोग इसके डेरिवेशन पार्ट पर आ जाते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे, इस जगह पर अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल ए बी बी डैश, ट्रायंगल ए बी बी डैश। ए बी बी डैश में अगर हम लोग tan फाई लगाएं, tan फाई, तो tan फाई विल बी इक्वल्स टू बी बी डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन ए बी। क्लियर है। देखिए tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल के सामने का जो साइड होता है दैट इज परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस कहलाता है और रिमेनिंग साइड जो है वो कहलाता है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया बी बी डैश और बेस हो गया ए बी। ए बी को हम लोगों ने कितना माना हुआ है, एल माना हुआ है। क्योंकि ये फाई एंगल बहुत छोटा है, फाई जो एंगल है दैट इज वेरी स्मॉल एंगल, सो tan फाई may be approximated as phi, ठीक है। since phi is very small, since phi is very small, so tan phi can be approximated as phi। तो यहां से आपको phi मिल जाता है, दैट इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू रख लेते हैं एल। यहां से आपको बी बी डैश मिल जाएगा फाई इंटू एल,
phi into L. So that is your equation number 1. That is your equation number 1. क्लियर है? नाउ अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। तो यहाँ पर आर्क है, यहाँ पर बीबी डैश किस फॉर्म में है? आर्क है, लेकिन बी पॉइंट बहुत स्मॉल डिस्टेंस मूव किया है, इसलिए हम लोग बीबी डैश को जो है वो स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं। हम लोग इसको क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन यूज कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। चाप बराबर होगा कोण गुणा त्रिज्या। तो चाप कितना है? चाप है ये बीबी डैश, ये आर्क क्या है? बीबी डैश, आर्क है आपका बीबी डैश। तो इस तरीके से लिखा जाता है आर्क बीबी डैश। बीबी डैश के ऊपर एक हल्का सा उल्टा चंद्रमा बना देते हैं। सो दैट मीन्स आर्क बीबी डैश दैट इज इक्वल्स टू एंगल कितना मूव किया है? तो थीटा एंगल मूव किया है, और रेडियस इसकी कितनी है? तो यहाँ पर आप रेडियस ले लीजिए आर, ठीक है, या कैपिटल आर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो दैट इज कैपिटल आर, और डायमीटर भी कैपिटल डी ले लेते हैं, फिर दोनों डायमेंशंस कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा थीटा इंटू आर। अब चूंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए एक एजम्पशन यहाँ पर भी ले लेंगे हम लोग, एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर ले लेंगे। ये जो बीबी डैश आर्क है, बीबी डैश आर्क है, दैट विल बी इक्वल्स टू बीबी डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू बीबी डैश। ये बीबी डैश के बराबर होगा, ये बीबी डैश के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाता है कि बीबी डैश दैट इज इक्वल्स टू फाइव थीटा इंटू आर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। अब आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? बीबी डैश। इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? बीबी डैश। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आप लिख सकते हैं फाई इंटू एल दैट इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर। अब देखिए हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ, बाई हुक्स लॉ या फ्रॉम हुक्स लॉ आप क्या लिख सकते हैं? हुक्स लॉ के हिसाब से जो शियर स्ट्रेस होता है वो शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है। तो यहाँ से फाई को हम लोग लिख सकते हैं टाउ अपान जी। तो हुक्स लॉ से हम लोग फाई को लिख सकते हैं टाउ अपान जी इंटू एल दैट इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। थोड़ी सी जगह और चाहिए इसके लिए, तो यहां पर देखिए आप आर को इस तरफ भेज देंगे और बाकी जो टर्म्स हैं वो सब उधर भेज देंगे। तो यहां से आ जाएगा टाउ अपान आर दैट इज इक्वल्स टू जी थीटा अपान एल, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट जो है टॉर्सन इक्वेशन का वो कंप्लीट हो जाता है, टाउ अपान आर दैट इज इक्वल्स टू जी थीटा अपान एल। जी की बात करें तो जी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर एक सैफ्ट आपको दे दी गई है तो आप उसका मटेरियल तो नहीं चेंज कर पाएंगे। सो दैट मीन्स किसी गिवन सैफ्ट के लिए जी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है? देखिए सैफ्ट जो होता है वो पावर ट्रांसमिशन या मोशन ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो दो बियरिंग्स के बीच में आप इसको इंस्टॉल करेंगे, और मशीन में अगर दो बियरिंग्स जो हैं वो सपोज करिए कि 2 मीटर की दूरी पर लगी हैं, तो आप सैफ्ट को ना 2 मीटर से कम नहीं ले सकते, ठीक है। और 2 मीटर से ज्यादा लेने का मतलब है कि मटेरियल का वेस्टेज है, हो सकता है कि वहां पर जगह भी ना हो, ठीक है। तो इसलिए सैफ्ट की लेंथ भी जो होती है वो एक तरह से कांस्टेंट होती है। सैफ्ट की जो लेंथ होती है वो एक तरह से क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और रही बात एंगल ऑफ ट्विस्ट की, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है वो गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। गिवन मटेरियल के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू जो होती है
वो कांस्टेंट होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसी गिवन शाफ्ट के लिए जी, थीटा और एल ये तीनों क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। किसी गिवन शाफ्ट के लिए जी, थीटा और एल की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फॉर अ गिवन शाफ्ट जी, थीटा एंड एल आर कांस्टेंट्स। ये क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो हम इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि टाउ अपान आर दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। टाउ अपान आर क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। या फिर इस बात को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। टाउ किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर जो टाउ आया है ये है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ये क्या है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। और ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट स्ट्रेस है, ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट स्ट्रेस है। जैसे बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी इनडायरेक्ट स्ट्रेस है। आप बीम को क्या कर रहे थे, बेंड कर रहे थे, और बेंड करने की वजह से उसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो गया जिसे आपने बेंडिंग स्ट्रेस नाम दिया, और ये एक इनडायरेक्ट स्ट्रेस था। इसी तरह से शाफ्ट को आप रोटेट कर रहे थे, आपने उसके ऊपर टॉर्क लगाया जिसकी वजह से उसमें एक टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप हो गया। ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आप इंटेंशनली डेवलप नहीं करना चाहते थे, इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम इसे भी क्या कहेंगे, एक इनडायरेक्ट स्ट्रेस कहेंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस टाउ इज एन इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ये आपका एक इनडायरेक्ट स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस की वैल्यू डिपेंड कर रही है रेडियस के ऊपर। ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू किस पे, शियर स्ट्रेस की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स कि रेडियस पर अगर डिपेंड कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि शाफ्ट के सेंटर पर जहां पर रेडियस जीरो है, जहां पर रेडियस क्या है, जीरो है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे हम आउटर सरफेस की तरफ चलेंगे वैसे वैसे शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी, और आउटर मोस्ट रेडियस पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अगर हम यहां पर एक शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन ले लें तो सेंटर पर जहां पर रेडियस जीरो होगी, इस पॉइंट पर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाएंगे, जैसे ये रेडियस आपने ले ली, ये रेडियस आपने ले ली, तो जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और सबसे आउटर मोस्ट रेडियस पर स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दैट मीन्स कि शाफ्ट की सरफेस के ऊपर जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम होता है, और मिनिमम कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द शाफ्ट पर। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, मिनिमम या फिर आप इसे जीरो भी कह सकते हैं। ठीक है, बल्कि जीरो ही होता है बट हम उसे मिनिमम भी कह सकते हैं। तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इज maximum at outermost surface of the shaft and minimum ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं जीरो at the center of shaft, और shaft के सेंटर पर इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये सारे नोट पॉइंट हैं, ये सभी जो हैं वो नोट पॉइंट हैं, इन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो शियर स्ट्रेस होता है, जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है,
दैट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस, ठीक है। तो सेंटर पर रेडियस 0 होती है तो वहां पर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती है और सरफेस ऑफ द शाफ्ट पर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि टॉर्सनल शियर स्ट्रेस जो होता है वो एक इनडायरेक्ट स्ट्रेस होता है, दैट इज एन इनडायरेक्ट स्ट्रेस। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में ओके या क्लियर कुछ इस तरीके का इंडिकेशन दे दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने टॉर्सन इक्वेशन जो है वो हाफ आपके लिए डिराइव कर दिया है। एजम्पशंस के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो आधा पार्ट बचा हुआ है, उसे हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। और कल के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंक्लूड भी करना चाहेंगे। जो भी इसमें और चीजें हैं जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट के बारे में बात करेंगे, टॉर्सनल रिजिडिटी के बारे में बात करेंगे और पोलर मॉडुलस के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।